अभी आप क्या करवाएंगे सर, मैं आपको थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन नंबर जो 51 टीएस ग्रेवाल में, और वो भी कौन सा, सन लिमिटेड। तो जो सन लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है उसके जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको कोशिश करता हूं कि यहां पर दिखाता हूं। कुछ बच्चे सोच रहे कि सर हमने तो कर दिया, हमारे को क्लास लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैं बता रहा हूं वापस से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हीं के लिए क्लास है जिन लोगों ने क्वेश्चन कर दिया है, उन्हीं के लिए आपके ये बेनिफिशियल क्लास है। जिन लोगों ने किया ही नहीं है उनके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, वो तो केवल पिक्चर देखेंगे और 10 बजते क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, बस क्लास खत्म सर। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी क्लास में सारे बच्चों ने ज्वाइन कर दिया। मेरे को खुश नहीं करना है बेटा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि सारे बच्चे आते हैं क्लास के अंदर मॉर्निंग के अंदर 9 बजे से 10 बजे तक सारे बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं। तो क्या बेनिफिट होना चाहिए, बेनिफिट ये होना चाहिए कि उन बच्चों को सारे क्वेश्चन भी आए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, बोला हाँ सर पढ़ लिए। तो अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है अगर आप खुद नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो जिन बच्चों ने खुद ने किया है उनके लिए अभी ये क्लास चल रही है, और क्लास चल रही है वो पता भी चलेगा कि क्या मिस्टेक की हमने। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो देखिए वापस से कि क्यों हमें याद नहीं है फॉर्मेट वगैरह। अरे सबसे पहले तो फॉर्मेट तो देख लीजिए, और फॉर्मेट में कुछ नहीं देखना है, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टेप देखिए कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलता है, और 4 पॉइंट है उसमें केवल। और 4 पॉइंट कैसे सर ने बताए, अरे वो आपके दिमाग में सेट करने पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। सर ठीक है करवाइए क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। ये मेरा क्वेश्चन है जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरी बैलेंस शीट है और सन लिमिटेड की। इसके नीचे ये अभी तक ये पूरे के पूरे नोट्स अकाउंट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इतना बड़ा तो क्वेश्चन, ये 2 स्लाइड पे आपको जो दिख रहा है ये तो मेरा क्वेश्चन है। अब आप सोचिए कि इसका सॉल्यूशन कराने में कम से कम 1 घंटा लगेगा नहीं लगेगा, और इतना टाइम मेरे पास होता भी नहीं है। इसलिए मैं शुरू कर रहा हूं अभी फटाफट से, और मैं इसका आप लोग थोड़ी हेल्प करेगी जिन्होंने कर रखा है, तो वो फटाफट से बोलेंगे, कैलकुलेशन उनकी देख देख के बोलेंगे कि सर इसकी टोटल इतनी आ रही है, तो वो मेरे को करनी नहीं पड़ेगी, अदरवाइज फिर वो उसमें ज्यादा टाइम चला जाएगा। कॉन्सेप्ट मैं सारे बता दूंगा। अरे करेगी क्या हेल्प फटाफट से जिन्होंने कर रखा है, टोटल भी बोलनी है, कोई पॉइंट भी हो तो पॉइंट भी बोलना है, और फटाफट से आपको जिसने टोटल नहीं कर रखी वो भी अपने माइंड में टोटल करनी है। अरे बहुत सारों ने कर रखा है, कॉपी वॉपी तो पास में है क्या, चलिए ठीक है, ओके ओके। अब करते हैं शुरू हमारा सॉल्यूशन। मैं ज्यादा आपसे पूछ नहीं पाऊंगा, केवल आप समझते रहना, जहां पर आपको समझ में नहीं आए वो आप मेरे को बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया। इस टाइप से अपना फॉर्मेट होता है बेटा, ये सभी को पता है। देखिए आप लोग मेरी स्क्रीन पे, और ये होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वापस से फॉर्मेट पढ़िए। सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं इस बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिखूंगा तो हो सकता है आपको अक्सर समझ में नहीं आए, लेकिन आपको मैं बोल बोल के जरूर समझा दूंगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की। जिसको आज समझ में आ गया उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिसको आज भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, फिर आपको पहले तो क्वेश्चन देंगे और वो मेरे को करके बताइए, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए, अदरवाइज मत पढ़िए। डिबेंचर हम कल स्टार्ट कर देंगे किसी भी हालत में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहली जो चीज लिखी जाती है वो लिखी जाती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर आप इसको नहीं याद रख सकते तो पहले तो याद रखिए कि सबसे पहले क्या चीज आती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आती है। सर ये तो याद है, आप क्यों इतना बोल रहे हैं, तो अगर याद है तो फिर इसको निकालने का तरीका भी आना चाहिए। मैंने बताया था वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बोले हाँ सर बताया था आपने, तो वर्किंग नोट में बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं जब वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूं, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप क्या लिखेंगे सर, मैं लिखूंगा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। मैं लिखूंगा बेटा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट के हिसाब से आप प्रॉफिट लिखेंगे, हाँ प्रॉफिट कहां मिलता है सर, तो रिजर्व एंड सरप्लस से मिलता है। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस हमें क्या दे रखा है, नोट्स अकाउंट नंबर 2 दे रखा है। नोट्स अकाउंट नंबर 2 चेक कर रहा हूं, नोट्स अकाउंट 2 नंबर 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से मतलब नहीं है मेरे को, पहले किससे मतलब है, इस सरप्लस से जिसका नाम है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कितना है पहले, तो पहले है सर 2 लाख और बाद में है 4 लाख। क्या बच्चे को इतना भी नहीं पता है कि हमारे को पहले 2 लाख था अब बैलेंस 4 लाख हो गया है, तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो क्या 2 लाख हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बोले हुआ होगा सर, ये तो आपने पहले ही बताया था।
इसमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं 4 पॉइंट के। पहला करना पड़ता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कहां मिलता है सर हमें? अरे प्रोविजन फॉर टैक्स मिलेगा हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। मैं आपको लिख के बता रहा हूं, वापस बताऊंगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मिलता है, वो भी करंट लायबिलिटीज के अंदर। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या मिलेगी? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चेक करते हैं बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज में क्या आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन है क्या। ये देखिए, ये हमारी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज के अंदर एक ही पॉइंट है, वो भी है केवल ट्रेड पेबल। कहीं शॉर्ट टर्म प्रोविजन है क्या? सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो नहीं है। तो आपका काम तो आसान हो गया उल्टा। आसान का मतलब क्या है? ये आपको नहीं लिखना है। मतलब ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो है इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। इस प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है सर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो देख लो आप, कहीं पे भी नहीं है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर भी नहीं है। नीचे कोई पॉइंट लिखा हो कि टैक्स पेड वगैरह तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं हो, नीचे लिखा आ जाए कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो लिखा होता है वही टैक्स मेड में जाएगा, मतलब वही वहां ऐड होगा। जहां लेस टैक्स पेड करते हैं वही फिगर वो क्या होता है, लेस होता है। लेकिन इस सिचुएशन में हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट तो नहीं है सर। बोले बिल्कुल नहीं है सर, सही बोला आपने। तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट नहीं है, तो देखो 4 पॉइंट बोले थे, वापस से लिख लेता हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, लेकिन आता था ही, लेकिन है नहीं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। फिर आता था प्रपोज डिविडेंड। कितनी बार बताया प्रपोज डिविडेंड? प्रपोज डिविडेंड मैंने बताया चाहे वो प्रेफरेंस शेयर पे हो चाहे इक्विटी शेयर पे हो। और मैंने ये भी बताया था कि जब डिविडेंड देते हैं तो पहले प्रेफरेंस को देते हैं और बचता है तो इक्विटी को देते हैं। जरूरी नहीं कि इक्विटी को दे दे। अगर इक्विटी को मिलता है तो प्रेफरेंस को 100% मिला होगा, ये आपको दिमाग रखना था। बोले ठीक है सर। तो प्रपोज डिविडेंड मैंने बताया था सर, ये कहां से लेते हैं? मैंने बोला प्रीवियस ईयर का फिगर उठाइए डायरेक्ट। प्रपोज डिविडेंड में अगर मान लीजिए आपको दो फिगर दे रखे हैं कि प्रपोज डिविडेंड 2020 का है 1 लाख और 2021 का है वो 1,50,000 है, आपको कभी भी ये नहीं उठाना। आपको हमेशा प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड चाहिए, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करते टाइम हो, या फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जब आप डिविडेंड पेड वाला पॉइंट लेस करते हैं तो हो, कभी भी हो, हमेशा प्रीवियस ईयर का फिगर हम उठाते हैं प्रपोज डिविडेंड के लिए। बोले अच्छा सर, हाँ 100%। तो देखते हैं प्रपोज डिविडेंड के लिए क्या पॉइंट है। इसी पे आता हूं मैं सीधा। मैं सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड की बात करता हूं। ये वाला पॉइंट है हमारा, नोट्स अकाउंट में दिख रहा है, मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूं। ये प्रपोज डिविडेंड। बोले ठीक है सर। अब प्रपोज डिविडेंड के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल पहले भी नील है और बाद में भी नील है, मतलब पहले भी नील और बाद में भी नील, दोनों में नील है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर पहले जो था 2020 के अंदर की बात कर रहा हूं, 2020 जो हमारा पहला जो प्रीवियस ईयर है उसमें 10% है और 2021 में भी है 10%। लेकिन मैंने आपको बोला है कि हमें जो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड देना है वो हमेशा प्रीवियस ईयर के ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी है, करंट ईयर के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो बताइए आप इसका नहीं कर सकते क्या? आप सर कर सकते हैं हम तो। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताइए 2020 में कितनी थी? 3 लाख। और कितने परसेंट देना उसका प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, प्रेफरेंस डिविडेंड जो अपन को प्रपोज डिविडेंड देना है, तो सर वो तो 10% है। तो क्या 3 लाख का आप 10% भी निकाल सकते क्या? निकाल सकते सर। तो सर इक्विटी शेयर के ऊपर, अरे बेटा इक्विटी शेयर के ऊपर भी निकालता, लेकिन यहाँ पर अगर नील नहीं होता तो रेट होती यहाँ पर। बोले ठीक है सर। तो हमें केवल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर ही प्रपोज डिविडेंड देना है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को हम इस बार प्रपोज डिविडेंड नहीं दे रहे। बिल्कुल सही बोला आपने। तो सर यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर जो आएगा क्या 30,000 आएगा क्या? बोलो 3 लाख का कितने परसेंट? 10%। प्रपोज डिविडेंड आएगा बेटा 30,000 और मैं वो यहां लिख रहा हूं प्रपोज डिविडेंड, ये आ गया ऑन प्रेफरेंस शेयर और कितना आया है तो 30,000। बोले ठीक है सर। सर प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर नहीं है, प्रपोज डिविडेंड ही कुल मिला के आपका ये है। मैं तो बोल रहा हूं ऑन प्रेफरेंस शेयर मत लिखो, प्रेफरेंस प्रपोज डिविडेंड कितना है? केवल 30,000 है। उसके बाद मैंने बताया था इंट्रीम डिविडेंड। अरे बताया था क्या इंट्रीम डिविडेंड? मैंने बोला होगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं चेक करता हूं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं प्रपोज डिविडेंड का कोई पॉइंट है क्या, चेक करते हैं अपन यहां पर। एंड इंट्रीम डिविडेंड पॉइंट नंबर 7 को डिस्कस कर रहा हूं। अगर नहीं लिखे तो आप मेरे को बोल सकते हैं और मेरे को कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। एन इंट्रीम डिविडेंड एट द रेट 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 दिसंबर 2020। ये 31 दिसंबर 2020 देख के नहीं करना है। इंट्रीम डिविडेंड मैंने बोला है कि इंट्रीम डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जब साल शुरू होता है और यहाँ पर साल खत्म होता है, जैसे ये 2 लाइनें खींची मैंने, तो इसके बीच में वो कभी भी दिया जा सकता है। मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कंपनी बीच में ही क्या करती है, एक ईजीएम बुला के
एक जर्नल मीटिंग बुला के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बुला के क्या करती है, डिविडेंड को डिक्लेयर कर देती है और डिविडेंड पे भी कर देती है, दैट इज इंटीम डिविडेंड। बोले हाँ सर, वो कब पे किया उससे मतलब नहीं है। अब मैंने आपको बोला कि सर इंटीम डिविडेंड देना, वो कितना देना, 15%। अरे 15% देना, फिर कंफ्यूजन कि सर इंटीम डिविडेंड किसको देना है, मैंने आपको बता दिया इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, क्वेश्चन में लिखा वो भी है। और इक्विटी शेयर होल्डर को देना है तो सर वापस से कंफ्यूजन कि सर इक्विटी शेयर होल्डर को इस पे देना है 2021 पे या 20 पे। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, प्रीवियस ईयर, बार बार बोलता हूं, डिविडेंड हमेशा किस पे दिया जाएगा, बोलो प्रीवियस ईयर के ऊपर। तो बताइए 3 लाख का क्या 15% नहीं निकाल सकते क्या? सर 3 लाख का 15% निकाल सकते हैं, वो आएगा 45,000। अब देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बच्चों ने क्यों किया ऐसा, मैं यहां पर लिख रहा हूं इंटीम डिविडेंड 45,000, बच्चों ने भी लिखा है, बच्चों का आंसर भी आया है। लेकिन देखिए मैंने क्या बताया कि मैंने इसको एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में लिखा है ये, और किसी किसी बच्चे ने आप हद कर दी है कि वो जो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम होते हैं ना, उसके अंदर ये पॉइंट लिखे हैं। क्यों? क्योंकि उस सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरनेट पे सॉल्यूशन था उसमें ऐसे दे रखा था। अरे आप इंटरनेट को कॉपी कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा इंटीम डिविडेंड कभी आपको एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में नहीं बताया। वहां पर तो डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये चीजें बताई है। वहां पर कहा मैंने, अरे ये इंटीम डिविडेंड जब आप एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में लिखते होगे तो आपको भी तो लगता होगा कि सर ने तो मैं ऐसा नहीं बताया था। इंटीम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, ये चारों की चारों चीजें अगर आपको याद होगी तो मैंने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करते समय वर्किंग नोट बताया है, ये आपको याद होनी चाहिए। आप भले किसी भी सॉल्यूशन को देख के करें, मेरे को ज्यादा कोई मतलब नहीं है, मैं मेरा तरीका बता देता हूं और शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बता देता हूं एग्जाम में सही होने का। आप कहीं से भी देख लेना, कुछ भी कर लेना, इंटरनेट वगैरह, मेरे को कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में सही नहीं होगा मतलब नहीं होगा। तो सर अब क्या करें, ये प्रपोज डिविडेंड, इंटीम डिविडेंड के बाद में एक और पॉइंट आता था सर, ट्रांसफर टू रिजर्व। और ट्रांसफर टू रिजर्व भी आपको कहां मिलता है, मैंने बताया था वही रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस चेक कर देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मेरे को केवल और केवल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है और एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोई जनरल रिजर्व, कोई कैपिटल रिजर्व, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है सर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे कितना इजी हो गया है। अरे मेरे को ये भी पॉइंट निकालना नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पॉइंट है ही नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स का ये भी नहीं है, केवल और केवल प्रपोज डिविडेंड था और एक इंटीम डिविडेंड था। तो प्रपोज डिविडेंड 30,000 और ये 45,000 दोनों को मिला के कितना हो गया, 75,000। 30 प्लस 45 इज इक्वल टू 75 एंड 2 लाख प्लस 75 इज इक्वल टू 2 लाख एंड 75,000। अरे यही है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप मत देखिए बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आप उस सॉल्यूशन को मत देखिए, आप अपनी तरीके से कीजिए ऑर्डिनरी आइटम्स। तो सर ये 2,75,000, हाँ तो 2,75,000 ही तो मेरे को निकालना था, ये लिख लिया मैंने 2,75,000। कितना टाइम लगा बोलो आप। और अब यहां से शुरू होता है बेटा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, ये बोला, हाँ सब बोला था आपने। इसमें सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, उसके बाद में आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। पहले चेक करते हैं कि कोई फिक्स्ड एसेट है क्या। अरे पहले फिक्स्ड एसेट चेक कर देते हैं, अदरवाइज हमें पता भी नहीं चलेगा और फिक्स्ड एसेट का आपको लेजर भी बनाना पड़ता है। हाँ सर बिल्कुल बोला था आपने। तो ये देखिए फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, और उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स जो कि टेंजिबल है, पहले तो थी 6 लाख और बाद में हो गई 7 लाख। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसका बाद में अपन ट्रीटमेंट करते हैं। पहले किसका ट्रीटमेंट करते हैं, असेट्स का करते हैं। पहले कितना है 6 लाख, बाद में कितना हो गया है 7 लाख। अब देखिए मैं इसका लेजर बनाऊंगा, मेरे को इसका वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है। ये वर्किंग नोट नंबर 2, अगर आपने फिक्स एसेट्स का लेजर बना है या बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेजर बनाना नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले लिखा मैंने ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, और यहां लिखा होगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। अब देखिए फिक्स एसेट्स के लेजर के बैलेंस मैंने आपको बता दिए थे, एक बार वापस से बता देता हूं और लिख लेता हूं। बिगिनिंग में है 6 लाख एंड एंडिंग में है 7 लाख। तो बिगिनिंग में 6 लाख एंड एंडिंग में 7, तो बिगिनिंग में 6 मतलब यहां पर, और एंडिंग में कितना हो गया 7 लाख। ये तो आपको ओपनिंग बैलेंस बनना था। उसके बाद में सर, अरे उसके बाद में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़िए कि कोई फिक्स एसेट्स के रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देखो अब मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ाता हूं। अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹90,000 वाज सोल्ड फॉर ₹50,000। लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है यार, एक मशीन है बेटा जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 90,000 थी, और उसको सोल्ड कितने में किया हमने 50,000 में किया है। बोले हाँ सर है।
और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000 अब कहां दिक्कत है यार, दोनों पॉइंट कितने इजीली दे रखे हैं। एक मशीन थी जिसको हमने बुक वैल्यू कितनी थी सर 90 थी, और कितने में सेल किया 50 में। अब आप खुद नहीं बता सकते हैं कि सर यहाँ पर जो 90 की मशीन थी और वो 50 में सेल हुई होगी तो क्या हुआ होगा, हमें 40,000 का लॉस होगा। अरे दिख रहा है क्या, 90,000 की मशीन को हमने अगर 50 में सेल किया होगा तो क्या 40,000 का लॉस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बोलो। बाय बैंक 50,000 और लॉस के केस में मैंने बताया था बाय पीएनएल, ये लॉस हो गया 40,000। अरे आप लोगों को पता चल रहा है कि मेरी आवाज तो आ रही है क्या सभी को? नहीं आए तो बोल देना कि ये 40 और 50 कैसे आया, पता चला क्या बेटा। 90 की एक बुक वैल्यू की असेट्स थी, हमने उसको 50 में सेल किया तो मेरे पास पैसा जो आया वो तो 50 आया, तो मैंने लिखा बाय बैंक 50,000, और मेरे को उसके ऊपर कितना लॉस हुआ तो मैंने लिखा बाय पीएनएल 40,000। बोले यस सर। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, पहला पॉइंट खत्म कर दिया, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में साफ लिखा हुआ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000। बोले यस सर, तो यहां लिख लीजिए बेटा बाय डेप्रिसिएशन। अरे बाय डेप्रिसिएशन कितना लिखूं, बोलो 60,000 लिखूं क्या? बाय डेप्रिसिएशन 60,000 लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हो सर। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग बहुत ईमानदारी से इस क्वेश्चन को समझना, घर पे जाके वापस से समझना, वीडियो भी डाल दूंगा, इसको करना है अपनी कॉपी में। जिसने किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया उसको जरूर करना। अब मैंने बताया था इधर जो आता है वो आता है टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज। बोले हाँ सर ये आपने बताया था, क्योंकि दोनों साइड की टोटल क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। चेक करते हैं मैच होती कि नहीं होती है। देखिए इधर तो आया 7 लाख और ये है 60 प्लस 40, ये हो गया 1 लाख, तो 7 प्लस 1 8,50,000। इधर की टोटल कितनी आ रही है, इधर भी 850 आनी चाहिए, और 850 में से अगर 6 लाख माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 2,50,000। यही तो हमारा पॉइंट है, यही हमें निकालना था, और इसी की वजह से मैंने क्या किया है, ये लेजर प्रिपेयर किया। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि डेप्रिसिएशन कितना हुआ तो 60,000, तो बताइए क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा कि नहीं जाएगा, सर जाएगा। बताइए लॉस कितना हुआ, ये लॉस है पीएनएल का, ये लॉस जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा सर। और सर ये बाय बैंक कहां जाएगा, अरे बाय बैंक जो जाने वाला है वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाने वाला है। बोले यस सर। और ये टू बैंक कहां जाएगा, ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। ये दोनों जो मैं ऐसे आपको राउंड सर्कल करके बता रहा हूं, बाय बैंक ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, और ये टू बैंक ये भी जाएगा इन्वेस्टिंग में। लेकिन ये बाय पीएनएल और बाय डेप्रिसिएशन है, ये कहां जाएगा, ये जाएगा सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। बोले बिल्कुल सर, अभी जाते हैं इसको। तो अभी मैं आपको इसको बताता हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन फिक्सेस कितना आया। अरे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सेस क्या 60,000 आया क्या, प्लस में आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सेस आया क्या, या मशीनरी लिख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सेल ऑफ असेट्स लिखा हो एक बार, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सेस है सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अरे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स कितना है बोलिए, ये भी प्लस में आएगा क्या, हाँ इसीलिए। पीएनएल डेबिट होता है, दोनों की ही प्लस में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट आपको मैंने बताया था बेटा कि अगर ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स नहीं है, उसके बाद में मैंने बताया था लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पढ़ लेता हूँ, क्या है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट, एक बार चेक कर देता हूँ। ये है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10% है, क्या है बेटा 10%, मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन करनी है। पहले कितना था 1 लाख था, बाद में कितना हो गया 2 लाख हो गया। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या, चेक कर देता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ, इन्वेस्टमेंट वाज परचेज ऑन 31 मार्च 2021। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया है। अरे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है बेटा जो हमें इन्वेस्टमेंट सेल किया, और ऐसा कहीं नहीं हुआ कि ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भी क्या हो गया, खत्म। उसके बाद में मैंने बताया था एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का पॉइंट याद है क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज भी हो सकती है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज होगा तो प्लस में और डिक्रीज होगा तो माइनस में। चेक करते हैं सर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कहां है। अभी मैं आपको बताता हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स यहां पर देखिए, ये है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बिगिनिंग में है 10,000 और बाद में है 20,000। बताइए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, बोले इंक्रीज हुआ है सर। तो यहां पर लिखना है बेटा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये क्यों लिखते हैं पता है क्या, अरे ये ऐसे आइटम है बेटा जो हमारे प्रॉफिट को तो कम करते हैं लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना 10,000,
बोले यस सर 10,000 प्लस में आएगा क्या? ये आप लोगों ने लिखा होगा। अरे मैं जैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि वैसे ही फॉलो करो आप, और हर क्वेश्चन में वैसे ही फॉलो करो। सॉल्यूशन अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग टाइप से मिलेंगे, कहां कहां पर उसको लर्न करोगे आप। इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट याद रखो और यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। मैंने लिखा बेटा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹10,000, ये मैंने प्लस में लिख लिया है। अब मान लीजिए डिक्रीज तो है नहीं, तो मतलब कहां तक खत्म हो गया? डेप्रेशन हो गया फिक्स एसेट्स के ऊपर, प्रॉफिट और लॉस हो गया, 2 पॉइंट ये हो गए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद में इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यहां तक कर चुका हूं। उसके बाद मैंने बताया था इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, याद है क्या? तो यहां पर देखते हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या हमारे को इनटेंजिबल एसेट्स है क्या? यहां पर केवल और केवल कौन सी एसेट्स दे रखी है बेटा? टेंजिबल एसेट्स दे रखी है, कोई इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। तो बताइए कि कोई इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ होने का कोई सवाल पैदा होता है क्या? जब इंटेंजिबल एसेट्स ही नहीं है तो कहां से रिटर्न ऑफ होगी? नहीं होगी सर। मतलब सर ये इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ का भी पॉइंट खत्म हो गया है। हाँ बेटा, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। अब वो बोरोइंग कोई भी हो सकती है, मैं आपको बताता हूं। अब देखते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। हमारी बोरोइंग चेक करते हैं, कोई लायबिलिटीज चेक करते हैं। देखिए हमारी बोरोइंग का मतलब ये लायबिलिटीज से है, ये भी लायबिलिटीज और ये भी लायबिलिटी। इसमें तो कोई बोरोइंग नहीं है, करंट लायबिलिटी में तो कोई बोरोइंग नहीं है, लेकिन इसमें जरूर है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा 10% डिबेंचर। बोले हाँ सर। कंफ्यूजन वापस बच्चों को वही से 10% इंटरेस्ट तो देना, लेकिन वापस 2 लाख पे दे के 3 लाख पे दे। बहुत कंफ्यूजन बच्चों को, मैं तो कितनी बार समझा चुका हूँ कि कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। अरे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए अभी इस क्वेश्चन की बात करता हूं कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं हो, मान लीजिए जैसे आपने ये देखा कि लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिबेंचर, अब ये 2 लाख है और ये 3 लाख है, और नीचे मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप आंख बंद करके सीधा ओपनिंग के ऊपर दे दीजिए, ये वाले के ऊपर, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो। और एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो, अरे हो तो पॉइंट नहीं है। अच्छा अभी पढ़ लेते हैं, देखिए बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दो मैं आपको। अगर ये डिवेंचर से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो मैं पढ़ता हूं। देखो पहली बात तो आपको ये तो पता चल गया कि पहले 2 लाख थे, बाद में क्या हुआ 3 लाख हुए, मतलब 1 लाख के डिवेंचर। पहले मान लीजिए 2020 यहां लिखता हूं और 2021 यहां लिखता हूं। यहां पर डिवेंचर कितने हैं तो सर 2 लाख के हैं, और यहां पर डिवेंचर कितने हैं तो 3 लाख के हैं। तो इसका मतलब आप भी मान गए होंगे कि यहां पर 1 लाख के डिवेंचर क्या हुए, इश्यू हुए, एडिशनल इश्यू हुए। बोले हाँ सर ये तो पता चल गया। तो एडिशनल इश्यू हुए अगर 1 लाख के डिवेंचर, आप खुद सोचिए कि अगर 1 लाख के डिवेंचर एडिशनल इश्यू हुए हैं तो अब इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है? तो आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर डिवेंचर यहाँ पर बिगिनिंग में स्टार्ट हुए होंगे तो देना पड़ेगा, अब एंडिंग में इश्यू हो गए तो नहीं देना पड़ेगा। ये तो मैंने बताया था ना आपको कि अगर डिवेंचर क्या होते हैं, बिगिनिंग में इश्यू होते हैं, तो इनके ऊपर भी देना पड़ता है, वरना तो 2 लाख पे तो देना ही है। अब मैं चेक करता हूँ कि एडिशनल डिवेंचर जो इश्यू हुए ये अप्रैल 2020 के अंदर हुए थे या 31 मार्च 2021 के अंदर हुए थे, ये मैं चेक करता हूँ। बीच में भी हो सकता है, बीच में हो तो फिर मंथ की कैलकुलेशन होगी। अभी देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। जो डिबेंचर जो इश्यू हुए बेटा, यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, डिबेंचर वर इश्यूड एट 31st मार्च, सॉरी डिबेंचर वर इश्यूड ऑन 1st अप्रैल 2020। अब बताइए बेटा कि ये क्या 1 अप्रैल 2020 का मतलब बिगिनिंग में हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलिए ये डिबेंचर बिगिनिंग में इश्यू हुए कि नहीं हुए 1 लाख के? अरे आगे क्या समझ, मैं बार बार बता रहा हूं कि जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट अगर नहीं आया तो आपकी मिस्टेक होगी, एग्जाम में फिर आंसर पूरे सही नहीं आएंगे, 6 में से 6 नंबर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखिए मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि अगर 2 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख का कितने परसेंट, वही 10%, और पूरे 12 महीनों का वो आ जाएगा 20,000। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आएगा सर। सर 1 लाख पे देना है क्या? अरे देना है बेटा, क्योंकि 1 लाख आपने बिगिनिंग में इश्यू कर दी है, तो 1 लाख के ऊपर भी कितने परसेंट सर? 10%, और वो भी पूरे 12 महीनों का देना है, क्योंकि 1 अप्रैल को इश्यू कर दिए, तो कितना आ जाएगा 10,000। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि मेरा टोटल जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30,000 का पे हो रहा है, 30,000 का इंटरेस्ट पे हो रहा है ऑन डिबेंचर। तो ये मेरा जो फिगर किसको समझ में नहीं आया वो मेरे को बताएगा, बाकी के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं सीधा का सीधा यहाँ पर पॉइंट पे आ रहा हूँ, और सीधा का सीधा पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन जो बोरिंग लिखा है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की जगह मैं क्या करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कर देता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि बोरिंग में हमने किसको लिया है। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग में मैं किसको ले रहा हूँ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर जो है
वो कितना आएगा बताइए सर? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 30,000 आएगा। और देखना है तो आप इसका सॉल्यूशन यहां देखना, मैं इसको अभी तो हटा दूंगा, लेकिन जब भी आपको इसका सॉल्यूशन, जब भी इंटरेस्ट वाला पॉइंट भूल जाओ तो इस वीडियो को जरूर देखना, ना यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो ये वीडियो जरूर देखना ताकि इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे और आपको पता हो। तो इससे पहले की भी क्लासे मैंने ऐसी ली थी जिसमें मैंने केवल कॉन्सेप्ट समझाया था, इंटरेस्ट पेड की सिचुएशन बताई थी, और वो भी एक ही की नहीं, दो दो और तीन तीन कंडीशन बताई थी। बोले हाँ सर बताई थी। ये 20 और 10 30,000 दोनों मिक्स समझ में आया क्या? तो मैं आगे चलता हूँ। वेरी गुड, क्योंकि टाइम ऐसे भी हमारे पास बहुत कम है, तो मेरे कहने का मतलब मैंने ये बता दिया कि इंटरेस्ट पेड का फिगर कितने आने वाला है। बिल्कुल सर आपने बता दिया, कोई समस्या हमें नहीं है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना हो गया बेटा? 30,000। एक पॉइंट मैंने बताया था इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमेशा तो नहीं आता है, लेकिन आप पहले चेक कर दो कि क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट थे इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है। देखो ये इंटरेस्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है हमारे, और साहब रेट भी लिखी हुई है 10%। सर वापस से वही कंफ्यूजन है कि अब इंटरेस्ट किसके ऊपर दिया। अब मैं आपको वापस से कैलकुलेशन करके बताता हूं, वापस से आप ध्यान रखना। देखिए इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में कितने बेटा? 1 लाख, मतलब मैं लिखता हूं 2020 के अंदर कितने हैं तो 1 लाख, और 2021 के अंदर कितने हैं तो 2 लाख। अब आप भी समझ गए कि सर 1 लाख के और इश्यू सॉरी अपन इन्वेस्टमेंट परचेज किए, ये 1 लाख के इन्वेस्टमेंट जो हमने और परचेज किए हैं। अब देखिए अगर ये बिगिनिंग में ही कर दिए होगे तब तो 12 महीनों का इंटरेस्ट मिलेगा, अब एंडिंग में किए होगे तो काय का इंटरेस्ट मिलेगा यार? अभी मैंने बताया बेटा कि अब आपको चेक ये करना है कि इन्वेस्टमेंट परचेज जो हुए वो कब हुए। बिगिनिंग में हुए होगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंडिंग में हुए होगे तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कितना सिंपल वर्ड है मेरा यार। तो देखिए अब इन्वेस्टमेंट वर, अब मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट वर परचेज ऑन 31 मार्च 2021। बताइए बेटा कि आपने बिगिनिंग में किया है कि एंडिंग में किया है? यहां किया है कि यहां किया, बताइए मेरे को। अब एंडिंग में किया तो बताइए कि मैं इंटरेस्ट इसके ऊपर क्यों देगा 1 लाख के ऊपर? अरे एक दिन का कोई इंटरेस्ट होता है क्या बेटा? नहीं होता है। ये जो बिगिनिंग वाले हैं 1 लाख, और 1 लाख के ऊपर कितने परसेंट? 10%, और वो आ जाएगा आपका 10,000। तो आपको इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है तो वो 10,000 हुआ है। इसमें सारे पॉइंट आ गए बेटा, इंटरेस्ट पेड के भी आगे और इंटरेस्ट रिसीव के भी आगे। कभी अगर आप इस टॉपिक को भूल जाओ तो मैंने YouTube पे इसीलिए डाला है क्योंकि हो सकता है कि आप जब डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो हो सकता है कैश फ्लो वाला चैप्टर आपके दिमाग से निकल जाएगा, तो रिवीजन करने में बहुत इजी होगा। क्योंकि हमारी क्लास जो ली आपने उसका वापस से रिवीजन आपको कभी भी देख सकते हैं। तो ठीक है सर, तो ये इंटरेस्ट रिसीव का पॉइंट आपका जो कहने का मतलब है वो 10,000 से आने वाला है। हाँ बेटा, तो ये जो पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पर कितने से लिखूंगा? इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट जो लिखने वाला हो वो कितने से लिखने वाला हो तो सर 10,000 से। बिल्कुल, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा मेरा 10,000। एक पॉइंट और बताए थे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ये भी पॉइंट आता है बेटा। पहले अपन देख लेते हैं कि क्या डिबेंचर इश्यू हुए क्या। देखो ये डिबेंचर 2 लाख के और ये है 3 लाख के। बिल्कुल इश्यू तो हुए, कि लिखा हुआ तो नहीं है ऐसा डिस्काउंट पे इश्यू हुए। डिबेंचर वर इश्यू ऑन 1 अप्रैल, लेकिन ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि डिबेंचर इश्यू कैसे हुए होंगे? एट पार पे हुए होगी, ये आपको मानना है। फिर मैंने बोला कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो इक्विटी शेयर तो रिडेम्पशन हुए ही नहीं है, होते भी नहीं है बेटा। प्रेफरेंस देख लेते हैं, पहले कितने थे 3 लाख थे, बाद में कितने थे 2 लाख। इसका मतलब 1 लाख का क्या हुआ डिबेंचर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन हुआ है। बोले हाँ सर रिडेम्पशन तो हुआ है, लेकिन ये भी देख लो कि रिडेम्पशन हुआ है क्या, वो प्रीमियम पे हुआ है क्या? नहीं हुआ है बेटा। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम ऑन 31 दिसंबर 2020, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वो प्रीमियम पे हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे को लगता है कि यहां तक की बातें मेरे को आपको समझ में आ गई होगी, और यही मेजर पॉइंट है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर दिया, क्या इसके अलावा कोई पॉइंट था क्या बेटा? एक बार बोल के बताओ नहीं यार, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया है नॉन कैश आइटम के अंदर? अरे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में कोई पॉइंट रह तो नहीं गया है क्या? तो फिर इसकी करते हैं टोटल 60 प्लस 40 1 लाख, 1 लाख प्लस 10 110, 110 प्लस 30 140, 140 प्लस 10। अरे 150 सही लिखा है क्या मैंने? बोलो नहीं यार, ये वाला फिगर माइनस में है क्या? इतना जा रहा हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे यार। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि बच्चे कोई ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। बोलिए तो सही यार कि सर ये इंटरेस्ट इसी वाला पॉइंट तो किसमें आएगा? माइनस में आएगा। इंटरेस्ट इसी में कितना आएगा बोलिए अब? 130 प्लस 275 इज इक्वल टू, स्पीड बढ़ा देना बेटा, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो जाती है तो मैं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग केवल 5 मिनट बता दूंगा।
बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द मेजर एक्टिविटी ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आप ध्यान रखिए, ये एक्टिविटी आना जरूरी है। और इससे ही सारे ऑपरेटिंग के, इसमें अपन ने पूरी बैलेंस शीट देख ली बेटा, अब तो सब पता भी चल गया कि इक्विटी शेयर इश्यू हुए, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हुआ है, डिबेंचर इश्यू हुए है, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, सब देख लिया अपन ने। तो मेरे कहने का मतलब बहुत बेनिफिशियल है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप कर लीजिए पहले तो। उसके बाद में देखिए मैंने ये जो 4,05,000 लिखा है उसके लिए वर्ड लिखता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बोले यस सर। फिर हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते थे, अगर आपको याद होगा तो। अगर कोई करंट एसेट्स इंक्रीज होती है, करंट एसेट्स को डिक्रीज होती है, तो आपको ध्यान रखना है। करंट लायबिलिटीज को इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो भी ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ना है। करंट एसेट्स के अंदर किसको छोड़ना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है। देखिए ये करंट एसेट्स, इसके अंदर एक तो करंट इन्वेस्टमेंट है, अरे है क्या ये? यस सर। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। क्या इनको अपन स्किप करेंगे कि नहीं करेंगे? किसके लिए स्किप करेंगे सर? ये हमारे आंसर के लिए स्किप करेंगे सर, ये हम यहां पर नहीं लेने वाले। करंट एसेट्स के अंदर हमें दो चीजें छोड़नी होती हैं, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूरा ही छोड़ना होता है। दो चीजें मैंने करंट इन्वेस्टमेंट अलग दे दिया है, बाकी दो चीजों का मतलब यही है कि हमें एक तो किसको स्किप करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, और एक करना है करंट इन्वेस्टमेंट को। ये मैं अभी नहीं लिख रहा हूं। तो सर अभी क्या लिखेंगे? अभी मैं इन्वेंट्री को चेक करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल को चेक करूंगा। हाँ सर करिए, बताइए इन्वेंट्री कितनी थी बिगिनिंग में? इन्वेंट्री कितनी है बताइए मेरे को। बिगिनिंग में जो इन्वेंट्री है सर वो है 1 लाख। बोले हाँ सर। और बाकी है तो 2 लाख हो गई है। अरे इन्वेंट्री हाँ इंक्रीज हुई सर कि नहीं हुई हुई? है। बोली। यस सर। इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हुई होगी यस तो सर। हमने इन्वेंट्री को परचेज किया होगा, तो पैसा तो गया होगा बेटा। कैश का क्या हुआ होगा? आउटफ्लो हुआ होगा। बोले यस सर। तो आपको मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि जब भी कोई करंट एसेट्स इंक्रीज होती है, मैं लिखता हूं इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कोई भी करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो फिगर किस में आएगा बेटा? माइनस में आएगा। क्यों आएगा सर माइनस में? बार बार बता चुका हूं कि इससे कैश का क्या हुआ होगा? आउटफ्लो हुआ होगा। और वही डिक्रीज होती है करंट एसेट्स तो क्या करना है? प्लस में आएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट कौन सा सर? दूसरा वाला पॉइंट है बेटा हमारा वो है ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल का क्या पॉइंट है? पहले तो थे 190, ट्रेड रिसीवेबल यस सर। पहले कितने था? बाद में कितना हो गया? 280। यस सर। इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी बेटा? ये कितने जाएगा। से इंक्रीज हो रहा है पहले तो आप मेरे को फटाफट से बताइए, कितने से हो रहा है? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 90,000। और ये भी मैं माइनस में लिखूं तो किसी के दिल में दर्द तो नहीं होगा? अरे ये भी मैंने माइनस में लिखा, किसी के दिल में दर्द हुआ क्या? नो सर। करंट असेट्स जब भी इंक्रीज होती है फिगर माइनस में आएगा, बार बार बता चुका हूं, क्योंकि कैश का क्या होता है? आउटफ्लो होता है। सर आगे बताइए सर, आगे देख लीजिए। आगे के पॉइंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बेटा वो है ट्रेड पेबल। भी देख लेते हैं फटाफट से। और ट्रेड पेबल में क्या है? ट्रेड पेबल जो है वो बिगिनिंग में तो है 60,000 और एंडिंग में है 140। क्या ये ट्रेड पेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं क्या? कितने से हो रहे हैं फटाफट से निकाल के बताइए। मैं लिखता हूं सीधा यहां पर, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना हो रहा है? नहीं बोलते आप, 80,000 इतना सर। टाइम कहां है बेटा? 80,000। और ये तो प्लस में लिखूं क्या? यस सर। मेरे हिसाब से यहां पर जो देखो 1,90,000 तो माइनस में आ रहा है और प्लस का केवल 80,000 आ रहा है। मेरे को लगता है बाहर आएगा 1,10,000, 1,10,000 आएगा माइनस का। बहुत अच्छा। और 1,10,000 माइनस करने के बाद में जो बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं वो भी मैं बता दूं। 4,05,000 माइनस 1,10,000 इजिकल टू कितना होगा बताइए? अरे 4,05,000 माइनस 1,10,000 इक्वल 395,95,000 बेटा। और 2,95,000 को हम बोलते थे बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अरे बोलते थे क्या? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। मेरा क्या आया बेटा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आया है। मैं इसको आगे लेके आ रहा हूं। ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और वो आया है मेरा 2,95,000। और उसमें से मैंने बताया था आप लेस करिए टैक्स पेड, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई टैक्स पेड नहीं है बेटा। तो हमारा बाहर वाला जो फिगर आएगा वो आएगा 2,95,000। अरे जो 2,95,000 क्या आएगा? यही हमारा आंसर है क्या? अरे 295 यही आंसर है कि कुछ अलग है बेटा? इसलिए कोई बताइए मेरे को आप।
अरे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई होगी, टोटल में हुई है कि किस में हुई है? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो फिगर जो आ रहा है महीने से बोले 120 आ रहा है, वो 120 कैसा आ रहा है वो भी एक बार देखिए क्या। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी हुई थी? 1 लाख। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने लिखे मैंने? 90 लिखे। ये गलत है बेटा। गलत क्यों है देखो, थोड़ा सा अपन जल्दबाजी में क्या किया देखो। आप क्वेश्चन पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा बेटा, अदरवाइज तो देखो ऐसा नहीं आएगा। अरे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल मैंने क्या कर दिया देखो, मैं आपको जल्दबाजी में बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देखो आप ट्रेड रिसीवेबल के आगे ये नोट्स अकाउंट नहीं है क्या? नोट्स अकाउंट देखिए आप वापस से, और नोट्स अकाउंट में जाके ये गलतियां होती वो बता रहा हूँ। ये देखो सन्डी डेटर्स पहले कितने थे बोलो? 2 लाख। पहले और 2 लाख। 2 लाख बाद में कितने हो गए बेटा? 3 लाख। तो इसका मतलब बेटा आप खुद भी समझदार है कि सर ये जो ट्रेड रिसीवेबल जो इंक्रीज हुए हैं वो 1 लाख से इंक्रीज हुए, 90 से इंक्रीज नहीं हुए। बोलो सही है क्या? बताइए कि ये जो 120 आया, तो 120 जैसे ही मैंने लेस किया होगा तो क्या 285 आ गया होगा क्या? अरे बोलिए बेटा, कैश जनरेटेड भी जो आया होगा वो 85,000। ये मैंने यहां पर भी लिख लिया बेटा, 2,85,000। अब तो आंसर मैच हो गया होगा बेटा। इसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अपना टाइम हो गया है, क्या करें सर? मैं आपको इतना तो गारंटी देता हूं कि जो आगे की जो एक्टिविटी है बेटा वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर करवाना चाहता हूं। सेकंड एक्टिविटी का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखना बहुत इजी है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखना आप जितना टाइम अपन को ऑपरेटिंग में लगता है उसका केवल और केवल 10% टू 15% हमें ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों में मिला के लगता है। देखिए सबसे पहले आता है बेटा परचेज ऑफ फिक्सेड, सेल ऑफ फिक्सेड। लेजर बनाया क्या? बोले बनाया सर। परचेज ऑफ फिक्सेड कितना है? 2,50,000। मैंने यहां पर लिख रहा हूं परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। और कितना बोलिए? 250 माइनस में सेल ऑफ फिक्सेस बोलिए कितना है बेटा? अरे ये दोनों पॉइंट मैंने इस लेजर से ले लिया बेटा, ये परचेज का हो गया और ये सेल का हो गया, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में सर, उसके बाद में आता है बेटा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और है इस बार इसलिए मैं लिख रहा हूं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी थे। आप लोगों ने देखे होंगे, मैं आपको क्वेश्चन निकाल के बता रहा हूं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट थे तो सही, बिल्कुल आपने बताया था। ये जो नॉन कर इन्वेस्टमेंट थे बिगिनिंग में थे 1 लाख, बाद में हो गए थे 2 लाख। दिख रहा है क्या? यस सर। उसके बाद में सर, उसके बाद में मैंने बताया था सेल नहीं है। उसके बाद में मैंने बताया था परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स है ही नहीं। उसके बाद में बताया था बेटा मैंने इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव। ना तो डिविडेंड रिसीव है और ना ही रेंट रिसीव है, केवल इंटरेस्ट रिसीव और इन्वेस्टमेंट है। वो आपको मैं बता चुका हूं। और वो कितना आया था बताइए? 10,000 आया था क्या? तो किसी कैलकुलेशन करनी है, कितना इजी बोलो आप। 250 माइनस का 1 लाख माइनस का मतलब कितना? माइनस का 350। अरे यही ये पॉइंट क्या बचेगा? और कोई पॉइंट बचा है क्या बेटा? 90,000 आएगा बेटा, लेकिन 90,000 फ्लो फ्रॉम कैश नेट, ये माइनस में आएगा सॉरी। यहां हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लास को स्किप मत करना बेटा, क्योंकि हो सकता है कि जो पॉइंट आपके गलत हुए वो अब आपको समझ में आ जाए। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया सर माइनस में 2,90,000। अब हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले आता है इश्यू ऑफ शेयर या इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। देखो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर था हमारा, कितना था वही बताता हूं, प्रीमियम भी आएगा इसके साथ में। देख लो आप इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मैं यहां पर इक्विटी शेयर के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूं। ये इक्विटी शेयर कैपिटल पहले थी हमारी 3 लाख, बाद में हो गया 5 लाख। क्या 2 लाख के इश्यू हुए कि नहीं हुए? बोले हुए सर। ऊपर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया, ये भी देख लो आप। ये 2 लाख के ऊपर क्या आया? 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम। बोले कैसा आया सर? अरे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम 0 था, बाद में 10,000 पैदा थोड़ी हुआ होगा, हमने शेयर क्या किए होंगे? प्रीमियम पे इश्यू किए होंगे। तो बताइए मेरे पास जो एक्चुअल में कैश आया होगा वो कितना आया होगा? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर में कैश आया होगा वो आया होगा 2,10,000 आया होगा क्या? यस सर। यस सर। 2 लाख प्लस 10,000 है बेटा, ये 2 लाख तो उसका फेस वैल्यू है और 10,000 उसके ऊपर प्रीमियम, 2,10,000। उसके बाद में देखते हैं इक्विटी शेयर के बाद में प्रेफरेंस शेयर को देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर पहले कितने थे बेटा? 3 लाख, बाद में कितने हो गए? 2 लाख। सर ये तो रिडेम्पशन हुए। अरे लिखिए फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोले हाँ सर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना लिखे सर? अरे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना लाख? बहुत अच्छा बेटा, ऐसा कहीं पॉइंट नहीं दे रखा बेटा, केवल लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम ऑन 31 दिसंबर 2020। कहीं लिखा हुआ नहीं कि प्रीमियम पे हुए सर। उसके बाद में आता था इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। चेक करते हैं डिबेंचर क्या हुए। डिबेंचर को चेक करने के लिए मेरे को दूसरी बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा वापस से। ये डिबेंचर है।
अब डिवेंचर जो थे बेटा पहले कितने थे 2 लाख, बाद में कितने हो गए 3 लाख, मतलब 1 लाख के इश्यू हुए। हाँ सर 1 लाख के इश्यू है, कहीं लिखा हुआ नहीं कि प्रीमियम पे हुए, तो सीधा का सीधा आ जाइए इश्यू ऑफ डिवेंचर। बोले हाँ सर इश्यू ऑफ डिवेंचर भी कितना आएगा बोलिए 1 लाख। अरे आ रहा है क्या बेटा, बहुत अच्छा। अब उसके बाद मैंने बताया था बेटा 2-3 चीजों का ध्यान रखिए, एक तो ओवरड्राफ्ट होता है, तो देखो ओवरड्राफ्ट, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सब ध्यान रखना है बेटा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को नहीं लगता रेजिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये नहीं है सर। फिर मैंने बताया था बेटा वही इंटरेस्ट पेड, अरे वही इंटरेस्ट पेड जो हमने ऑपरेटिंग में भी लिखा था, इन्वेस्टिंग में भी जो लिखा है बेटा, ये जो इंटरेस्ट रिसीव वो भी ऑपरेटिंग में लिखेगा। अब इंटरेस्ट पेड वापस कैलकुलेट नहीं करना है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर याद होगा आप लोगों को, हमने निकाला था सर, कहां से लिखना है, यहां से लिखिए इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 30,000, बोले वो का वही लिखना है, कैसे लिखना है। इंटरेस्ट पेड के बाद में हमने किया होगा प्रपोज डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड, ये कहां से लिखना है सर, अरे हमने वो वहां पर नॉन कैश आइटम नहीं लिखे थे क्या, वहीं पर सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन की थी, वहीं से लिखना है प्रपोज डिविडेंड। बताइए तो वो था हमारा प्रपोज डिविडेंड 30,000 क्या 30,000 बेटा इंट्रीम डिविडेंड, और इंट्रीम डिविडेंड भी माइनस में आएगा क्या, टाइम बिल्कुल कम बचा है, 6 हो गए 10 6 हो गए, आएगा बेटा सेकंड 5,000, इसकी टोटल करके सही तो आ रही है क्या, ये माइनस में आएगा बेटा। यहां पर लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब क्या करना है सर, अरे ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का तीनों का बता दीजिए। ऑपरेटिंग का कितना आया बताइए सर, ऑपरेटिंग का तो आया है 285, ऑपरेटिंग का कितना आया बेटा 285 प्लस का, बोले हाँ सर। उसके बाद में इन्वेस्टिंग का कितना आया सर, तो 290, अरे वो भी माइनस का आया है क्या बेटा 1,05,000, ये भी माइनस का आया है। इन तीनों की आप क्या करिए बेटा डिफरेंस निकालिए बेटा, यहां पर आएगा या तो नेट इंक्रीज या फिर आएगा नेट डिक्रीज, मेरे हिसाब से नेट डिक्रीज आएगा क्योंकि माइनस का फिगर ज्यादा है। माइनस के तो हो रहा है बेटा 3,95,000 हो रहे क्या, कितना आएगा फॉर्म है क्या, प्लस का आएगा। अच्छा ये क्या यूज्ड इन लिख लिया है, यहां पर क्या आएगा प्लस का आएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, यूज्ड इन की जगह क्या करेंगे, नेट कैश फ्रॉम करेंगे बेटा, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1,05,000। तो अब आप समझ गए होंगे बेटा नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकाल के बेटा बिगिनिंग वाला यहां पर कितना आएगा बताइए, नेट इंक्रीज कितना आया बताइए, आएगा बेटा तीनों को प्लस करना, ऑपरेटिंग का कितना है 2,85,000 प्लस का, इन्वेस्टिंग का कितना है माइनस में था 2,90,000 और फाइनेंसिंग का है बेटा प्लस का 1,05,000। तो बस ये करना है बेटा, ये 285 और 15 को ऐड कर दीजिए, वो तो जगह 390 और 390 माइनस 290 इक्वल टू कितना है बेटा 1 लाख। इसमें ऐड करिए बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। अरे सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट द बिगिनिंग कितना है, बैलेंस निकाल दो 2 मिनट को। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 चीजें आती है, मैं वापस से बता देता हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितनी चीज आएगी 2 चीजें, बोले कैसे पता चलेगी सर, यहां पर दे रखा है लेकिन बिगिनिंग वाला लेना, ये बिगिनिंग वाला 2020 वाला, एक तो 50,000 भी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक 20 भी है, तो दोनों को मिलाओ कितना हो गया 50 प्लस 20 कितना हो गया सर 70,000 हो गया। 70 ही लिखना है और इसमें 70 ही ऐड करना है। मैंने जैसे ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग इसमें ऐड किया 70,000, तो हमारा जो एंडिंग वाला आया वो कितना है बेटा 1,70,000। इसको हम बोलते हैं बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग। अरे यही बोलते हैं क्या, तो आप देखिए कि क्या आप चेक करिए बेटा, ये एंडिंग वाला ये 90 और ये 80, इन दोनों का प्लस करिए, दोनों को प्लस करने से क्या 170 आता है कि नहीं आता है, आता है, इसका मतलब आंसर सही है आपका। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट था बेटा। अब देखिए मैंने बहुत फास्ट बताने की कोशिश की है, ये मैंने केवल उन बच्चों को एक तरीका बताया है जो सॉल्यूशन देख के कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है बेटा, गलत भी होगा तो हमें पता चलेगा, 10 क्वेश्चन गलत करोगे तो 11वां सही होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। वापस से कल मिलते हैं डिबेंचर के चैप्टर के साथ। थैंक यू। हाँ बोलिए, इन्फॉर्मेशन ध्यान बेटा, ये क्वेश्चन देखो ना सर मुझे अरे ये एडिशन को ये वाला एन इंटरिम डिविडेंड 15% पेड ऑन इक्विटी शेयर लिखा हुआ है बेटा, और अपन को बोला है कि इक्विटी शेयर के ऊपर कितने परसेंट देना है 15%, और इक्विटी शेयर मैंने आपको बता दिया बेटा डिविडेंड कभी भी दो तो ओपनिंग पे देना है बेटा 3 लाख पे देना है। डिविडेंड की मैंने बात बताई बेटा, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, हमेशा प्रीवियस ईयर पे लेना है। मैंने आपको बता दिया बेटा इसमें कभी भी मंथ की कैलकुलेशन नहीं होती है क्योंकि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट नॉट इंटरेस्ट, है ना, डिविडेंड तो प्रॉफिट का पार्ट है बेटा।